हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में मैं दो फिल्मों के बारे में बात करूंगा। पहली है एक फिल्म जिसको हमारे सेंसर बोर्ड ने एक बहुत ही लंबे अरसे तक जबरन जबरदस्ती रिलीज से रोक के रखा। पंजाब 95 इस फिल्म का इनिशियल नाम था। सीबीएफसी ने इस फिल्म की रिलीज पर एक शर्त रखी कि इस फिल्म में 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 120 कट्स लगाओ तभी हम इसको थिएट्रिकल रिलीज होने देंगे। फिल्म मेकर्स ने यह माना नहीं एंड हैट्स ऑफ टू देम टू स्टैंड देयर ग्राउंड एंड द थिएट्रिकल रिलीज ऑफ दिस फिल्म नेवर हैपेंड। लेकिन अब इस फिल्म का नाम बदल चुका है। इस फिल्म का नाम है सतलुज और यह फिल्म आई है ZEE5 पर। यह फिल्म पिछले 10 साल में आई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म्स में से एक है और ऐसा क्यों मैं आगे वीडियो में अपने रिव्यू में आपको बताऊंगा। और सतलुज के साथ साथ ही मैं एक और फिल्म की बात करूंगा इस वीडियो में और उस फिल्म का नाम है बेबी डू डाई डू। इस फिल्म का ट्रेलर मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन मैंने अब ये फिल्म देखी है तो क्या ये फिल्म एंटरटेनिंग है, क्या ये फिल्म वो प्रॉमिस करती है जो इसका ट्रेलर हमें प्रॉमिस कर रहा था। आज इसी बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग। तो पहले हम बात करेंगे फिल्म सतलुज की। एंड लेट मी स्टार्ट दिस रिव्यू बाय सेइंग दिस कि जब मैं ये फिल्म देख रहा था ना तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, और वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म वाज डेलिबरेटली बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम अस। लास्ट ईयर ये फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज हो गई, लेकिन जिस जनता को ये फिल्म देखनी चाहिए, हमारे देश की जनता है, वो उनके लिए ये कभी थिएटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। और अभी भी ये फिल्म डायरेक्ट टू OTT रिलीज हुई है, थिएटर्स तक इसको अभी भी पहुंचने नहीं दिया गया। एक फिल्म में 120 कट्स मांगने का मतलब क्या है? और बिल्कुल यही कर रहे हैं ये लोग 2024 की फिल्म संतोष के साथ भी। मतलब सिंपल और बहुत ही सीधा सा है, जब भी हमारे देश की पॉलिटिक्स या करप्शन के बारे में कोई भी फिल्म बात करती है उसको CBFC पे ही अटका दो, वहां पे इतने कट्स डिमांड कर लो कि फिल्म मेकर्स खुद ही हाथ खड़ा कर देंगे, यार हमने ये फिल्म बनाई थी, तुमने आधी से ज्यादा तो चॉप कर दी, अब हम इसको रिलीज करके क्या उखाड़ लेंगे। 3 साल लंबा बैटल लड़ा है इस फिल्म ने अपना रिलीज देखने के लिए। आवाम से सच्चाई को छुपाने के लिए हमारे देश के एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक उस सच्चाई को दिखाने वाले सिनेमा को रोक सकते हैं, उसके आगे ब्लॉकेट्स लगा सकते हैं। दिस फिल्म इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। पहले 125 से ज्यादा कट्स इन्होंने डिमांड करे, वो नहीं माने फिल्म मेकर्स, तो इन्होंने कहा चलो अब 3 साल का तुमने बैटल लड़ लिया है तो इसको OTT पे डाल दो। लेकिन वहां भी कैसे डालो? असली नाम के साथ नहीं, पंजाब 95 इसका नाम था, नाम चेंज करा के सतलुज करा दिया। और 100 बातों की एक बात है, इस फिल्म को रोके जाने का एक मोटा मोटा रीजन ये था बिहाइंड द क्लोज डोर्स की समहाउ इसको लेबल कर दो कि ये फिल्म खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को पेल्ट करती है, जबकि इन रियलिटी ये फिल्म दिखाती है वन ऑफ द मोस्ट horrendous genocides that India has and Punjab has ever seen post independence। ये फिल्म जो कहानी बताती है वो पंजाब के बाहर आज भी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं है। ईयर 1984 में जो हुआ उसके बाद पंजाब में पुलिस को अल्टीमेट पावर दे दी गई कि आप किसी को भी किसी भी सस्पिशन के बेसिस पर धर दबोच सकते हो। पुलिस को यह पावर मिल गई कि भैया राह चलते बंदे को वो उठा के लेके जा सकते हैं और लिटरली उसको मार सकते हैं जस्ट ऑन द सस्पिशन कि भैया ये एक टेररिस्ट हो सकता है। जहां एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। अब लॉ के द्वारा करा गया ये पूरा का पूरा अनलॉफुल मोर्चा, इस मोर्चे में कुछ संदिग्ध लोग पकड़े तो गए, लेकिन मारा कौन गया? 25,000 वो सिख जो अपने घर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए निकले तो थे वापस आने के लिए, लेकिन कभी घर लौटे नहीं। पुलिस के नाम वापस ले ले वरना यूं गाड़ दूंगा जिंदा 25,000 लाशों के हिसाब के साथ। 25,000 से ज्यादा लाशों को लावारिस घोषित करके जला दिया गया। और सिविलियन ही नहीं, इस मोर्चे में पुलिस वाले 2,000 पुलिस वाले तक मारे गए जिन्होंने कहा कि भैया हम इस कुकर्म में साथ नहीं देंगे आपका, तो इन्होंने अपने बंदों को ही बलि चढ़ा दिया। ये कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं मैं आपको फिल्म का, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जो फ्रस्ट्रेशन मैं फील कर रहा हूं आप भी वही फ्रस्ट्रेशन फील करो मेरे शब्द सुन के और जाके ये फिल्म देखो, क्योंकि इसको देखना बहुत जरूरी है। जितना हम इसको देखेंगे उतना ही तेज तमाचा, उतना ही हार्ड स्लैप लगेगा CBFC जैसी बॉडी के मुंह पे। लगभग 3.25 घंटे लंबा रन टाइम है इस फिल्म का, लेकिन मजाल है एक बार भी आप अगर बैठ गए इसको देखने तो उठ जाओ। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये फिल्म आपको एक दो इमोशन फील नहीं कराएगी, ये फिल्म आपको एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगी इमोशन। ये फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं है, ये फिल्म एजुकेशन है। ये हमारे देश के एक स्टेट की हिस्ट्री का वो पन्ना है जो हमारे देश के करप्ट पॉलिटिशियंस हमारे को पढ़ने देना नहीं चाहते। हर मिनट इस फिल्म का आपको ये बात रियलाइज कराएगा कि हमारे देश में इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। बूढ़े माँ बाप जिनका बेटा घर से ये बोल के निकला था कि मैं शाम को आ जाऊंगा, 7-8 साल से मिला ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों के सामने पुलिस वाले उनके बाप को उठा के ले गए घर से और वो ये बोल के गए कि अभी आ जाएगा, लेकिन कभी नहीं आया। बच्चा आज भी अपने बाप का इंतजार कर रहा है।
हीरो कभी वापस नहीं आए। और कहाँ जाएं ये लाचार घर वाले, कहाँ जाएं, कहाँ जाके खटखटाएं, कहाँ जाके गुहार लगाएं कि हमारी मदद कर दो, हमारा आदमी गुम गया है, हमारा बच्चा गुम गया है, हमारे को ढूंढ के दो, क्योंकि साले वही हैं असली कल्प्रिट्स, वही कर रहे हैं शोषण। वो कहते हैं ना, प्रशासन और पुलिस से बड़ा कोई बदमाश नहीं है, ये फिल्म आपको वो दिखाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान ने लिटरली इस फिल्म के हर फ्रेम में वो दर्द कैप्चर किया है जो उस टाइम उन लोगों ने देखा होगा। स्क्रीन से निकल के वो दुख आपको अपने दिल में चुभेगा। इस फिल्म में इतना जबरदस्त इमोशनल क्वेश्चन है। अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है। फिल्म में कहीं पर भी टिपिकल बॉलीवुडिया ट्रीटमेंट नहीं है। पूरी कहानी में कहीं भी आपके अंदर से जबरदस्ती इमोशन को सक करने की कोशिश नहीं करी जाती। वो इमोशंस आपकी आंखें अपने आप भर आएंगी, इतनी रूटेड फिल्म मेकिंग है ये कहानी, ये सच्चाई ही इतनी ज्यादा दर्दनाक है कि इस फिल्म को कहीं पर ओवर द टॉप होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस ये कहानी बतानी थी और इमोशंस बहेंगे। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग जॉब बाय डायरेक्टर हनी त्रेहान। दिलजीत की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज करियर है इस फिल्म में। लेट जसवंत सिंह खालरा जो इस पूरी की पूरी मुहिम के अगेंस्ट खड़े हुए थे, वो इकलौते बंदे थे, उनका जो रोल निभाया है दिलजीत ने, एब्सोल्युटली डिजर्विंग ऑफ अ नेशनल अवार्ड। हम एंटी पुलिस या एंटी गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। फिल्म में एक शॉट है, उस शॉट में दिलजीत के साथ क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि उस शॉट को मैं अगले 10-15 दिन तक तो नहीं भूल सकता। दिस मैन हैज आउटडन हिमसेल्फ, एब्सोल्युटली आउटडन हिमसेल्फ इन दिस फिल्म। पूरे सिस्टम के अगेंस्ट निडर होकर खड़े हो जाना, वो भी अकेले, ये जानते हुए कि जिसके अगेंस्ट वो खड़े हैं वो बिल्कुल ही छुट्टे सांड है, वो आके तुम्हारे को मार देंगे और किसी की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनकी एक बीवी थी। ये सारे के सारे ट्रेड्स जसवंत सिंह खालरा के दिलजीत ने कहीं ना कहीं बैठ के बहुत क्लोजली किन्हीं टेप्स पे देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, बिकॉज द बॉडी लैंग्वेज दैट ही कैरीज इन द फिल्म इज फैबुलस। दिलजीत का कैरेक्टर फिल्म में कहीं भी रोता नहीं है, लेकिन जहां पे वो रोता है बहुत ही लिमिटेड शॉट्स हैं, आप उनके साथ रहोगे। दिलजीत की इस फिल्म में परफॉर्मेंस उन कुछ चुनिंदा एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस में से है जो आपको ये दिखाती है कि भैया एक एक्टर अगर कंप्लीटली सरेंडर कर दे डायरेक्टर को और वो अच्छा एक्टर हो तो जो स्क्रीन पे दिखता है ना वो कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कैट और कोहरा में आपने एक साहब को देखा होगा, उनका नाम है सुविंदर सिंह विक्की, एंड हैंड्स डाउन दिस मैन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिंग टैलेंट्स इन आवर कंट्री। इनसे अच्छा पंजाब पुलिस का रोल कोई कर ही नहीं सकता। इन फिल्म में जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन शुरुआत से लेकर आखिरी तक इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी कि आपको लगेगा कि मैं स्क्रीन में घुस के इसका गला खुद घोट दूं। जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की सारी The way this man portrays good and evil on the screen is insane. धुरंधर में मेजर इकबाल के बाप का रोल प्ले किया था इन्होंने। उस फिल्म में नो डाउट इनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस फिल्म में सतलुज में जब आप इनकी परफॉर्मेंस को देखोगे यू वुड बी लाइक व्हाट अ कमेंडेबल मैन ही इज। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग परफॉर्मेंस इस फिल्म में सबसे बड़ा सरप्राइज लगेगा आपको। पूरी फिल्म में कहीं इस बंदे ने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। एक सरकारी बाबू की चाल ढाल कैसी होगी, उसका पहनावा कैसे होगा 90s में, वो कैसे बात करेगा, कैसे धड़ दबोचेगा लोगों को, एवरीथिंग अर्जुन रामपाल हैज डन टू द टी। किस बात की कीमत चुका रहा है पंजाब? फिल्म में एक और बड़ी आउटस्टैंडिंग और स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस है और वो परफॉर्मेंस है उनकी जो दिलजीत की वाइफ प्ले करती है फिल्म में, और इनका नाम है गीतिका ओहलियान। थ्रू आउट द फिल्म ये औरत अपने पति के डिसीजन के साथ जिस तरह से खड़ी होती है ना, बाय गॉड इट रीडिफाइंस फेमिनिज्म। मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह? And Gitika as an actress playing this role has done such an outstanding job of it. और यही नहीं, veteran actor कवलजीत सिंह, सौरभ सचदेवा, जगजीत संधू, literally everybody in the film, हर किसी ने जिसको जो रोल दिया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है उन्होंने। 90s का फील इतना जबरदस्त है फिल्म में, अटेंशन टू डिटेल है हर जगह पे। गाड़ी का नंबर प्लेट क्या होगा, कौन सी गाड़ी होगी, कौन कौन सी लोकेशंस इन्होंने जो एक्चुअल लोकेशंस यूज करी हैं वो कितनी सही हैं, क्या कपड़े पहने जाएंगे, कैसे चश्मे लगाएंगे उस टाइम अगर जो चश्मा लगाता था। प्रोडक्शन डिजाइन जो करता है उसका काम होता है ये, एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू गरिमा माथुर जिन्होंने ये काम किया है। केयू मोहनन, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ऑफ दिस फिल्म, क्या मूड सेट किया है, क्या शॉट्स बनाए हैं, क्या कलर पैलेट्स यूज करे हैं, फैंटास्टिक। पहले तो ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाना और फिर उस फिल्म को अपने ही देश में जहां पे वो रिलीज होनी चाहिए थी, डिजर्व करती थी एक रिलीज, उसके लिए 3 साल तक एक लंबी लड़ाई लड़ना, इसके लिए आई वुड नॉट इवन होल्ड बैक, आई वुड जस्ट से कि तांबे के टट्टे होने चाहिए। इसलिए हैट्स ऑफ टू एंड अ बिग शाउट आउट टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, रॉनी स्क्रूवाला, अभिषेक चौबे एंड हनी त्रेहान, हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। आल्सो हनी त्रेहान के
साथ इस फिल्म को 2 और लोगों ने लिखा है और उनका नाम है निरेन भट्ट एंड माइत्रा उत्सव। वेरी वेल डन जॉब गाइस, वेरी वेल डन। दिल को सुकून मिलता है जब ऐसी फिल्में आती हैं। ऐसा लगता है कि भैया अभी भी थोड़ा तो दिमाग वाला, थोड़ा तो अच्छा सिनेमा बाकी है। राख, मैं वापस आऊंगा और फिर सतलुज, ऐसी फिल्में आपको होप दिलाती है कि आजकल जो मसाला चप्पल छाप फिल्में चल रही हैं उनकी पीआर ओवरटेक कर लेती है हर चीज को, और जो अच्छी डिजर्विंग फिल्में होती है उनके बारे में बात नहीं हो पाती। ऐसी फिल्मों के बारे में बात होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती। अब सतलुज के फिल्म मेकर्स ने अपनी जिम्मेदारी तो बहुत बढ़िया निभा ली। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ऑडियंसेस की थिएटर्स पे तो ये रिलीज हो नहीं पाई, तो ओटीटी पे अगर हुई है तो वहां पे जाओ, इसको देखो, अपने परिवार के साथ जाके बैठ के देखो। ये एक्चुअली में एक फैमिली एंटरटेनर है। वेलकम टू द जंगल जैसी गोबर छाप फिल्म कोई फैमिली एंटरटेनर नहीं है। दिस इज the film that you should sit and watch with your family. I would strongly suggest it to you guys that you must talk about this film with your friends. Word of mouth से ऐसी फिल्मों को बहुत ट्रैक्शन मिलता है। मैं वापस आऊंगा, एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, वो ग्लैडली थिएटर पे थी, ये नहीं है, लेकिन ये Z5 पे स्ट्रीम हो रही है, जाके चेकआउट करो। अगर इस फिल्म को उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना ये डिजर्व करती है, अगर इस फिल्म की उतनी बात नहीं होती जितना ये डिजर्व करती है, then us as audiences have failed. And yes, what an absolutely tight slap on the face of CBFC. I absolutely अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताऊंगा बेबी डू डाई डू कैसी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लक्ष्य चौधरी के साथ मेरा पॉडकास्ट लाइव है, कल वो लाइव हुआ था, बहुत प्यार मिल रहा है, वहां पे जाके उसको चेकआउट करो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। उसका थोड़ा सा टीजर मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद रिव्यू शुरू करते हैं बेबी डू डाई डू का। भाई मुझे तो इतना बड़ा होने तक मुझे ये नहीं पता था ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं पैड यूज कहाँ कैसे होता है, भाई मुझे बहुत बाद में पता चला। अब ये सैड रियलिटी ऑफ आवर अपब्रिंगिंग है भाई। 16-17 साल की उम्र में आपको कोई दोस्त ने बताया तुझे पता लड़कियों को पीरियड्स भी हुए, ये पैड जो आते हैं स्टे फ्री के इसलिए आते हैं। भाई एक तो धोखा फील हो रहा है भाई, पूरी जिंदगी चल रहा था मेरे घर में है, मेरे से ही छुपा है, मुझे नहीं पता। बीवी घूंघट लगा के झाड़ू बनाए लगाए घर पे, वो बढ़िया है, माँ के पैर दबाए, वो अच्छी लड़की है। आपको रिक्शा वाले फॉलो कर रहे हैं, बहन 4000 रुपए का प्रोटीन खरीद लेंगे क्या वो? Now to be very honest, बेबी डू डाई डू का ट्रेलर मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा था। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ नया तो जरूर देखने को मिलेगा। इस ट्रेलर एडिट बड़ा स्टाइलिश तरीके से किया हुआ था और साथ ही कहानी होने वाली थी एक डेफ और म्यूट फीमेल असैसिन की। यात्री कृपया ध्यान दें। अब कॉन्सेप्ट वाइज ये है तो कुछ अलग ही, तो मुझे लगा यार फिल्म भी बढ़िया ही होगी। नाउ ट्रूथ बी टोल्ड, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो बनाती है ये फिल्म, ये कहानी जो आपको बताती है, ये ऑन पेपर बहुत बढ़िया लगती होगी, बिकॉज नो डाउट इट इज अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरे हिसाब से मैं पर्सनली ये सोचता हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स का जो कॉन्सेप्ट बड़े हैवी होते हैं, ग्रेविटास है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इनकी एग्जीक्यूशन उतनी ही मुश्किल हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि एक डेफ और म्यूट कैरेक्टर आपने बना तो दिया है, अब आपको उसके पीओवी से दुनिया दिखानी है और उनका पीओवी बाकी सारे हम नॉर्मली एबल्ड लोगों के पर्सपेक्टिव से बहुत अलग होता है। और एग्जैक्टली यही उनके पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को बनाना, उस दुनिया को दिखाना, वहां पे छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। और एग्जैक्टली यही ये फिल्म यानी कि एट द एग्जीक्यूशन स्टेज ये फिल्म फेल होती है। द फिल्म स्टार्ट्स वेरी प्रॉमिसिंगली। पहले 30 से 40 मिनट आप स्टोरी में हुक्ड रहोगे, आपको जानना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस फर्दर अहेड ये क्लूलेस हो जाती है। घर गृहस्थी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाथ से निकल गई है लड़की। फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, लेकिन ये कैरेक्टर फिल्म के पहले हाफ में बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन सेकंड हाफ आते आते इन कैरेक्टर्स को खुद ही नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। छोटे मियां एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर, बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर लगा मुझे वो, लेकिन उस कैरेक्टर को भी पूरा खोला ही नहीं, इन्होंने यूज ही नहीं किया। वो कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा लेकिन यादगार नहीं रहेगा। सिकंदर खेर का कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया है, उनको क्वर्क भी दिया हुआ है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब राइटर्स और डायरेक्टर्स क्वर्क्स देते हैं सर्टेन कैरेक्टर्स को, जो थोड़े से यादगार बन जाते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद भी इट्स इंपैक्टलेस। बेबी किधर है? वो भाग गई, वापस नहीं आएगी। तुम लोग के अंतिम संस्कार के लिए तो आएगी। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे का है, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि लास्ट के 45 मिनट फिल्म के राइटर्स को खुद ही नहीं पता था इसको खत्म कैसे करें। कहानी में एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल ट्विस्ट है, आधे लोग उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे, और जो नहीं प्रेडिक्ट कर पाए, जब वो रहस्य खुलेगा, जब वो थ्रिल खुलेगा, जब वो सीक्रेट रिवील होगा, तो देन यू वुड बी लाइक कि फिर ये सीक्रेट बनाया ही क्यों था। फिल्म का बजट बहुत कम है, इसको स्क्रीन्स भी बहुत कम मिली है, और साथ ही एडिटिंग शार्प है फिल्म की, इन्होंने स्टाइलाइज अच्छा करा है फिल्म को, लेकिन इनका दिमाग सारा स्टाइलाइजेशन में ही चला गया। इन्होंने लूप होल्स पे ध्यान
नहीं दिया। एक लूप होल के बाद दूसरा लूप होल है फिल्म के अंदर। सही बताऊं तो इस कॉन्सेप्ट को, इस कहानी को, इस फिल्म को जो मेकर्स चाहिए थे ना, वो राज और डीके के कैलिबर के होने चाहिए थे। इट्स नॉट अ बैड फिल्म। अगर आपको अपना टाइम खराब करना है, टाइम किल करना है, तो आप ये देख सकते हैं। इट इज नॉट अ बैड टाइम किल फिल्म। लेकिन क्या यह फिल्म इंपैक्टफुल है? क्या इसकी कहानी आपको इंटरेस्ट करेगी? क्या इसकी कहानी आपको बहुत ही टाइम तक एंगेज और एंटाइज करके रहेगी? पर्सनली मेरे ओपिनियन में नहीं। हुमा कुरैशी की परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली ठंडी है फिल्म के अंदर। दिस कैरेक्टर आउट एंड आउट डिमांडेड इंटेंसिटी। नाम बच्ची। Now Huma is a very good actress and yet again I think that this is the director's fault है। अपना छोटा सा जो वर्ल्ड ये फिल्म बनाती है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने प्लॉट होल्स पे ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एक प्लॉट होल के बाद दूसरा प्लॉट होल आ जाता है। अगर वो फिक्स हो जाता, कहानी पे और ज्यादा ध्यान दिया जाता, तो कम बजट होने के बावजूद भी इस फिल्म की कहानी बहुत इंपैक्टफुल हो सकती थी। अंधाधुन इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ यू ट्रीट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस। फिल्म की कहानी इतनी सारी चीजें करने की कोशिश करती है कि ये कोई भी एक चीज बहुत सटीक तरीके से नहीं कर पाती। आधे टाइम के बाद तो आपको लगने लगेगा कि ये एक कॉलेज प्रोजेक्ट ही है। इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट, आई वुड गिव इट टू देम, टू एक्सपेरिमेंट विद सच अ कॉन्सेप्ट जो आज की मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स पैसा नहीं लगाएंगे जिस पर। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि एक सब स्टैंडर्ड फिल्म को अच्छा बोलने लग जाए। जस्ट बिकॉज एक फिल्म का बजट कम है और वो एक अल्फा जैसी धी पिटी फिल्म के साथ कंपीट कर रही है, डज नॉट मीन दैट फिल्म इज गुड एज वेल। द होल कंसेप्ट ऑफ अ डेफ एंड म्यूट असैसिन वाली चीज जब अनरावल होगी ना स्टोरी में, तो आप अपना सर पकड़ लोगे कि यार इसी चीज को देख के, इससे इंटरेस्ट होके मैं इसके अंदर आया था। नाउ वेयर हैज दिस गॉन? और मेरा छाता भी लेकर आओ। इस सब में छाता क्यों चाहिए तुझे? लास्ट में एक ट्विस्ट है चंकी पांडे के कैरेक्टर के साथ, वो मेरे लिए थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन मैंने जिनके साथ बैठ के फिल्म देखी उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था समहाउ। हमारे धंधे में सिर्फ इनकमिंग, आउटगोइंग की सुविधा तो है ही नहीं। क्या ये फिल्म अल्फा से बढ़िया है? तो भैया गोबर से, गधे के घू से तो हर चीज ही अच्छी होगी। उससे अगर कंपेयर करोगे तो हाँ भैया, वहां अगर टाइम किल नहीं करना तो उससे बेटर यहां टाइम किल कर लो। कुछ भी पाथ ब्रेकिंग या ग्राउंड ब्रेकिंग या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल लेड फिल्म नहीं है ऐसा कुछ। हुमा कुरैशी हैज डन मच बेटर एज एन एक्ट्रेस इन हर प्रीवियस फिल्म्स। एक चीज जो कहानी के साथ ही करना चाहते थे और मुझे बढ़िया लगी, वो ये थी कि ये अपने किरदारों के साथ ना खेलना चाहते थे। ये अलग अलग तरीके के किरदार बनाना चाहते थे जो इन्होंने बनाए भी। एक बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है, वो मियां बीबी होते हैं, उन दोनों में मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है। पति बाइसेक्सुअल है तो उसका एक गे आर्क भी है साथ में। एक और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बढ़िया चीजें हैं फिल्म के अंदर। लेकिन ये लिखाई है क्रिएटिव, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं। क्या ये फिल्म एक थिएटर वॉच है? थिएटर पे जाके ही मजा आएगा? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ओटीटी का प्रोडक्ट है ये, अगर ओटीटी पे आता तो इसको ज्यादा आईबॉल्स मिलती। अल्फा को थिएटर्स पे, बॉक्स ऑफिस पे जो वेरी वेल डिजर्व्ड हेट मिल रही है, क्या उसका फायदा इस फिल्म को होगा कलेक्शन वाइज? हाँ, थोड़ा बहुत होगा, जरूर होगा। ओवरऑल ये फिल्म एक बहुत ही मेमोरेबल फिल्म बन सकती थी। इसके कैरेक्टर्स आपके साथ रहते, जैसे राज एंड डीके के जो पीछे कुछ शोज आए थे, गन्स एंड गुलाब, वन ऑफ माय फेवरेट शोज, उसकी बहुत तगड़ी वाइब मुझे यहाँ देखने को मिली। बस एग्जीक्यूशन भी वैसी देखने को मिल जाती तो मजा आ जाता। बट नॉनदलेस हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स यार, कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे अपना जेब से पैसा लगाया। उसको जितना प्रमोट कर पा रहे हैं वो बेचारे कर रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन इस फिल्म को लाजमी सी बात है नहीं मिलेगी, कलेक्शन कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर आप अल्फा नहीं देखने जाना चाहते और थिएटर पर जाकर कुछ देखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा चले जाओ, ओटीटी की भी वेट कर सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ बोथ द फिल्म सतलुज एंड बेबी डू डायडू का। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे लक्ष्य चौधरी के साथ पॉडकास्ट लाइव है, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही पिन कमेंट्स में मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।